जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका क्षेत्र। तो दोस्तों, इसमें हम समझेंगे, उसके बाद हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे और फाइनली हम मॉडल क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यू के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले अगर हम बात करें, भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, उसके बाद जिसका अगर हम बात करें संघ और जो क्षेत्र है, ये अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संविधान में इनका उल्लेख मिलता है। तो आपको याद क्या करना है, जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट है, ये अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में भारतीय संविधान में इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे प्रश्न बने भाग, तो दोस्तों ये भाग 1 का विषय है। ठीक है, तो इस पेज पे आपने इतना सीख लिया है। ठीक है, यह भाग भारत के क्षेत्रीय ढांचे को स्पष्ट करता है और केंद्र तथा राज्यों के अधिकार क्षेत्रों को परिभाषित करता है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इसके बारे में जानना भी जरूरी है। अब हम बात करें अनुच्छेद 1 के ऊपर। देखिए, हम कोई भी प्रावधान अनुच्छेद के साथ ही देखेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का जो स्वरूप है उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो भारत राज्य और संघीय क्षेत्रों का एक संघ होगा। ठीक है, ये बात किस में लिखी गई है, अनुच्छेद 1 में। भारत का क्षेत्र निम्नलिखित से मिलकर बनता है, जैसे राज्यों का क्षेत्र, संघ शासित प्रदेशों का क्षेत्र, वे क्षेत्र जो भारत सरकार भविष्य में अधिग्रहण कर सकती है। ठीक है, अब इसमें कौन सी बात हो रही है, यहाँ पे जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है, और जो ये आप बात करें अक्साई चीन वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है, इनकी बात हो रही है तीसरे पॉइंट में। ठीक है, वे क्षेत्र जो भारत सरकार भविष्य में अधिग्रहण कर सकती है, तो यही दोनों आपको देखने को विशेषकर मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी राज्यों का क्षेत्र और संघ शासित प्रदेश क्षेत्र, इनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब भारत के क्षेत्र की परिभाषा क्या है। भारत का क्षेत्र न केवल भूभाग तक सीमित है, बल्कि इसमें जल क्षेत्र, वायु क्षेत्र और अन्य विशेष क्षेत्र भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर भारत के क्षेत्र की परिभाषा की बात हुई तो आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे जल क्षेत्र, जैसे आपको डोमेस्टिक टेरिटरी की जो बात होती है ना दोस्तों, ये उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आइए हम बात करते हैं इसी से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों के ऊपर। ठीक है, संविधान में अगर हम बात करें सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद की, ठीक है, तो ये पहला टॉपिक है, तो इसमें अनुच्छेद 1 को हमने समझ लिया है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 यानी कि आर्टिकल 2 में क्या है, संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति देता है, अनुच्छेद 2। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 3 की यानी आर्टिकल 3 की, तो संसद को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने या पुनर्गठित करने की ये शक्ति देता है। कौन, अनुच्छेद 3 यानी कि आर्टिकल 3। उसके बाद अनुच्छेद 4 में क्या है, तो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कोई भी जो परिवर्तन हुआ, अगर इसके अंतर्गत या फिर इसके अंतर्गत, ठीक है, तो ये परिवर्तन संविधान के संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा। ये बात अनुच्छेद 4 में लिखी गई है। इस तरह से आपने सभी प्रमुख प्रावधान देख लिए और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के प्रावधान देख लिए। अब यहाँ पे कुछ राज्य देखिए। ठीक है, जैसे संघीय ढांचे के अंतर्गत जो राज्य और संघीय क्षेत्र हैं, उनके ऊपर तो भाई बात तो हमने कर लिया, लेकिन ये कौन कौन है इनको एक बारी आप देख लीजिए क्विकली, और यहाँ पे आप साथ में राजधानी भी एक बारी रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भारत के 28 राज्य और उनकी राजधानियाँ एक बारी क्विकली देखिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, असम की राजधानी दिसपुर है, बिहार की राजधानी पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, झारखंड की रांची और कर्नाटक की बेंगलुरु। उसके बाद केरल का तिरुवनंतपुरम है, मध्य प्रदेश का भोपाल है, महाराष्ट्र का मुंबई है, मणिपुर का इम्फाल, उसके बाद मेघालय का शिलोंग, मिजोरम का आइजोल है, नागालैंड का कोहिमा है, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पंजाब का चंडीगढ़, जयपुर का राजस्थान का जयपुर है और सिक्किम का गंगटोक। ठीक है, तमिलनाडु का चेन्नई है, तेलंगाना का हैदराबाद, त्रिपुरा का अगरतला, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून और पश्चिम बंगाल का कोलकाता है। एक बारी जैसे क्विकली आपके दिमाग में सारी चीज़ें आ गई ना, तो एक तरह से आपने रिवाइज भी कर लिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। अब हमने तो राज्यों को देख लिया, अब केंद्र शासित प्रदेशों को देख लेते हैं, है ना।
तो यहाँ पे देखिए केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लीजिए। संघ शासित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इनमें से कुछ के पास अपनी विधानसभाएं भी होती हैं, जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो उनके पास अपनी विधानसभाएं भी हैं, ठीक है। और कुछ केंद्र द्वारा, ठीक है, डायरेक्ट सेंटर के द्वारा वहाँ पे क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी कि प्रशासकों को स्थापित किया जाता है जो शासन करते हैं, ठीक है। अब इतना इंट्रोडक्शन आपको मिल गया। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख जो 8 संघशासित प्रदेश हैं, ठीक है, उनके राजधानी के ऊपर। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम अभी चेंज हुआ है, आप कमेंट में बताएंगे उसका नाम चेंज करके क्या किया गया है, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़ का हमने देख लिया, चंडीगढ़। दादरा और नगर हवेली और दमन दीव का हो गया दोस्तों दमन, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप का क्या हो गया, कवरत्ती हो गया। दिल्ली का हो गया नई दिल्ली। पुदुचेरी का हो गया पुदुचेरी। उसके बाद जम्मू और कश्मीर का हो गया श्रीनगर, ग्रीष्मकालीन श्रीनगर है। उसके बाद यहीं पे जम्मू हो गया शीतकालीन, ठीक है, तो याद रखेंगे। लद्दाख का हो गया दोस्तों लेह, ठीक है। तो इस तरह अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमने इनके सभी के कैपिटल देख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि राज्य और संघशासित प्रदेशों में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो दोनों में अंतर एक बार स्पष्ट हो जाए तो थोड़ा सा भाई पढ़ने में मजा आए, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम शासन प्रणाली की बात करें राज्यों की, ठीक है, तो राज्यों की शासन प्रणाली यहाँ पे क्लियर कीजिएगा। यहाँ पे निर्वाचित मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा ये शासित होता है राज्य, ठीक है, शासन प्रणाली की बात करें तो। वहीं पे अगर हम संघशासित प्रदेश की बात करें तो कुछ के पास मुख्यमंत्री, जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल दिया मैंने, जबकि कुछ सीधे केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासित होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। विधानसभा की बात करें तो दोस्तों प्रत्येक राज्य के पास अपनी विधानसभा होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ संघशासित प्रदेशों में विधानसभा होती है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। उसके बाद राज्यपाल या उपराज्यपाल, ठीक है, तो राज्य में क्या स्थिति है इनकी, राज्यपाल केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें संघशासित प्रदेश में तो उपराज्यपाल या प्रशासक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमस की बात करें तो संविधान में निर्दिष्ट शक्तियां होती हैं इनके पास, राज्यों के पास। यहाँ पे अगर हम बात करें संघशासित प्रदेशों की तो सीमित स्वायत्तता होती है, क्योंकि केंद्र सरकार का इनके ऊपर नियंत्रण होता है, ठीक है, तो ज़्यादा नियंत्रण होता है। तो चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई हैं कि संघशासित प्रदेश और राज्य में क्या अंतर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्नों के ऊपर, जो कि हमारा हमेशा का अप्रोच है। पहले हम टॉपिक देखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है राज्य और संघशासित प्रदेशों से संबंधित है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए भाग 1 में, इसके ऊपर हमने बात किया था। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है, संविधान के कौन से अनुच्छेद भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित हैं। तो अगर आपने ध्यान से देखा है लेक्चर तो आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, अनुच्छेद 1 से 4। प्रश्न नंबर 3 देखिए, भारत के संविधान में, ठीक है, भारत को संविधान में किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघ, ठीक है। तो ये चीज़ हमने आर्टिकल 1 में देखी थी, भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के ऊपर, भारत की राज्य क्षेत्रीय अखंडता को कौन सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा, संसद, ठीक है। तो याद रखिएगा, कमेंट में अपना आंसर बताते रहिएगा। नए राज्यों के निर्माण से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, बताएं, सी, अनुच्छेद 3, ठीक है। तो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित प्रावधान आपको भारत के किस अनुच्छेद में मिलते हैं, तो अनुच्छेद 3 में, ठीक है। तो चीज़ें याद रखनी है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के ऊपर, भारत में किसी नए राज्य के गठन के लिए, ठीक है, किसकी अनुमति आवश्यक होती है। दोस्तों किसकी अनुमति आवश्यक होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, संसद की, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, संसद द्वारा नए राज्य के गठन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले किसकी राय ली जाती है। तो दोस्तों इसमें हमने बात किया किसका, संबंधित राज्य के विधानसभा से, ठीक है। संसद को नए राज्यों के निर्माण की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। तो दोस्तों नए राज्यों के निर्माण की शक्ति संसद को ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 3 से प्राप्त होती है।
संसद के किस अनुच्छेद के तहत नए क्षेत्रों को भारत में शामिल किया जा सकता है? दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 3। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के राज्य क्षेत्र हैं? तो 3 हैं। एक राज्य, ठीक है, एक राज्य हो गया, उसके बाद एक क्या है बताइए? केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, और उसके बाद क्या है? यूनियन। ठीक है, भारत के वर्तमान केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये तो आपको आंख बंद करके बताना चाहिए, 8। ठीक है, 2019 में कौन सा राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है यह आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, इनको यूटी बना दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सी है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद 239 है। संसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है? दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखिए क्या है? संविधान में किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों को शामिल करने का प्रावधान है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अनुच्छेद 2। प्रश्न नंबर 17, 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस आयोग की सिफारिश पर लागू हुआ था? तो यहाँ पे हम बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फजल अली कमीशन। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस आयोग की सिफारिश पर लागू हुआ? तो फजल अली कमीशन की सिफारिश पर। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक शक्तियां किसके अधीन होती हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रपति के। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों की जो प्रशासनिक शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अधीन होती हैं। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2020 में एक पूर्ण राज्य बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली। ठीक है, तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन देख लिए हैं और उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके आप भी जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।